Yes, good morning, students. We were discussing about thermal properties of matter, and we have studied about the thermal energy, or you can say that heat energy, and we have also studied about the temperature, joules, mechanical equivalent of heat. ये सब हमने अभी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है. And we were also discussing about the thermometric properties. Thermometric properties के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हेल्प से हम लोग किसी थर्मोमीटर को क्रिएट कर सकते हैं, किसी थर्मोमीटर को बना सकते हैं इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर. फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी कि लिक्विड्स की वॉल्यूम चेंज होती है ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम चेंज होगी, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे थर्मोमीटर बनाने में. मर्करी थर्मोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर, ये जो थर्मोमीटर है ये इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है. तो जब मर्करी किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो जब मर्करी किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और उस एक्सपेंशन के थ्रू हम लोग स्केल प्रोड्यूस कर लेते हैं, स्केल बना लेते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस पर कितनी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है. तो ऐसा करके हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. इसी तरह से गैस थर्मोमीटर का भी यूज किया जा सकता है. गैस थर्मोमीटर जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे, हाइड्रोजन थर्मोमीटर एंड नाइट्रोजन थर्मोमीटर. जो हाइड्रोजन थर्मोमीटर था उसकी रेंज थी -200 टू 500 डिग्री सेल्सियस, -200 टू 500 डिग्री सेल्सियस. और जो नाइट्रोजन थर्मोमीटर था, नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर, उसकी रेंज है -200 टू 1600 डिग्री सेल्सियस, -200 टू 1600 डिग्री सेल्सियस. और ये थर्मोमीटर किस बेस पर बनाए जाएंगे कि गैसेस के प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर. कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हो सकता है कि उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाए गैस की, और ये भी हो सकता है कि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो गैस का प्रेशर चेंज हो जाए. तो कितना टेम्परेचर चेंज करने से कितना प्रेशर चेंज होता है या कितनी वॉल्यूम चेंज होती है, इसके बेसिस पर भी हम लोग थर्मोमीटर्स बना सकते हैं. और थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बता था रेजिस्टेंस. मेटल्स का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से इंक्रीज होने से उसमें जो करंट फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है. उसमें जो करंट होगा, जो जिसको हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो इस बेसिस पर भी हम थर्मोमीटर बना सकते हैं. ओके, तो सुनिए, हम लोग ओम्स लॉ को स्टडी कर रहे थे, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. V प्रोपोर्शनेट I, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा, या आप ये बोल सकते हैं जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा उसका मतलब है कि वोल्टेज भी इंक्रीज हो रही है. और प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटा करके हम यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं. दिस कांस्टेंट इज द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, एंड रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल. और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण होता है, जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के माइनस टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होते हैं. और ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो सर्किट में करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो सर्किट में करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. अब इसके बेसिस पर देखिए, हम लोग एक थर्मोमीटर को प्रिपेयर करते हैं. उस थर्मोमीटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले एक बल्ब लगा होता है. इस बल्ब को कांटेक्ट में रखा जाता है किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के, और इस बल्ब के अंदर ही यहाँ पर एक वायर लगा होता है विच इज रेजिस्टेंस वायर. तो ये एक रेजिस्टेंस वायर है, और यहाँ से दो वायर्स आ रही हैं. तो इसके एक टर्मिनल के साथ हमने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है. जो डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं उनके अंदर क्या होती है, बैटरी भी तो होती है, एक सेल भी तो डाले जाते हैं. तो यहाँ पर ये थर्मोमीटर होता है इस तरह से हेयर, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन एक पीसीबी में जाती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी. सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इसमें इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है कि कितना करंट चेंज होगा तो कितने टेम्परेचर में चेंज दिखाना है. और ये पीसीबी कनेक्ट होता है एक आउटपुट डिवाइस के साथ. दिस इज आउटपुट डिवाइस. दिस आउटपुट डिवाइस इज एलईडी. एक एलईडी यहाँ लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है, लाइट एमिटिंग डिस्प्ले, डायोड्स यहाँ लगे होते हैं. ओके, और
पीसीबी इसको आउटपुट देते हैं और यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई देती है कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर। तो देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वायर है और जैसे ही मान लीजिए मैंने इसको किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में रखा, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट था, दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच इज हॉट ऑब्जेक्ट, बहुत गर्म ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में रखेंगे ये जो बल्ब है ये हीटअप होगा और बल्ब के अंदर जो रेजिस्टेंस वायर है वो भी हीटअप होगी। तो जैसे ही ये वायर गर्म होगी, वायर के गर्म होते ही यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ टेम्परेचर के इंक्रीज होते ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में प्लस से माइनस की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और करंट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाएगी तो पीसीबी एक आउटपुट भेजेगा आउटपुट डिवाइस पे, और यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स दिखाई देंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि इस बॉडी का टेम्परेचर है 55 डिग्री सेल्सियस। इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 55 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये डिजिटल थर्मामीटर वर्क करते हैं। और इसमें किसका यूज किया जा रहा है, इसमें यूज किया जा रहा है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस वायर का, इसमें यूज किया जा रहा है रेजिस्टेंस वायर का। ओके, और ये रेजिस्टेंस वायर किस प्रॉपर्टी पर वर्क कर रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज होगा, और जितना करंट डिक्रीज होगा उसका मतलब है उतना ही ज्यादा टेम्परेचर है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरी डिवाइस है, यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म था, तो 110 डिग्री सेल्सियस पर हीटअप है। तो उस समय पर हमने ये देखा कि ज्यादा हीट एनर्जी मिलने से इसका रेजिस्टेंस और बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। करंट जो है वो क्या हो चुका है, वेरी स्मॉल, करंट स्मॉल हो चुका है। करंट के स्मॉल होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और भी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो रहा है ना। देखिए टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम। अब हम बीच में से रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, हम डायरेक्ट बात करते हैं टेम्परेचर की करंट के साथ। करंट अगर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है टेम्परेचर ज्यादा, करंट अगर सर्किट में डिक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से ये थर्मोमीटर भी बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्मोमीटर्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स। यहां से हमारी कैलकुलेशंस स्टार्ट होंगी। अब आएंगे फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स। ये थ्योरेटिकल पार्ट था इस चैप्टर का। अब दो तीन बातें समझ लीजिए। देखिए थर्मोमीटर बनाने के लिए हमें दो कन्वीनियंट रेफरेंस पॉइंट चाहिए होंगे। वी नीड टू कन्वीनियंट रेफरेंस पॉइंट, वी नीड टू कन्वीनियंट रेफरेंस पॉइंट्स। और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होंगे और किस प्रेशर पर, एट स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 atm। 1 atm का मतलब समझ लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोला जाता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब होता है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो इतने प्रेशर को 1 atm बोला जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात कर रहे हैं कि दो रेफरेंस पॉइंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं। हम लोग रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं वाटर के, कौन कौन से, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वी आर यूजिंग टू रेफरेंस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में होता है 273.15 केल्विन, और ये होता है 373.15 केल्विन। तो हमें तो दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक फ्रीजिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट। अब जो भी स्केल स्टडी करेंगे उसके लिए हम लोग वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताएंगे और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे। जैसे कि मैं सेल्सियस स्केल की बात करूंगा तो सेल्सियस स्केल में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है।
केल्विन स्केल की बात करेंगे तो केल्विन स्केल में मैं आपको बताऊंगा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स बनाने के लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, ताकि हम स्केल्स के बीच में कंपैरिजन कर सकें कि डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है और केल्विन स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। देख लीजिए आप, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273.15 केल्विन के इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो अब स्केल्स की बात करते हैं। इसको मैं एक टेबल की फॉर्म में बनाता हूं ताकि आप लोग सभी स्केल्स का कंपैरिजन कर सकें। तो ध्यान से देखिए, इस टेबल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केल्स में बनाने वाला हूँ। 4 स्केल हम डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में सिर्फ 3 स्केल के बारे में बताया गया, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। 3 स्केल्स का डिस्कशन किया गया है, लेकिन मैं आपको एक 4th स्केल भी बताऊंगा क्योंकि नीट के हिसाब से एक 4th स्केल और आता है आपके क्वेश्चंस के अंदर। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स, different types of temperature scale. So here I am writing serial number first. उसके बाद आपको बताएंगे टेम्परेचर स्केल का नेम क्या है, टेम्परेचर स्केल। नेक्स्ट, इन्वेंटेड बाय, किसने इसको बनाया। इन्वेंटेड बाय के बाद हमें इसमें चाहिए होगा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, कब बनाया गया इसको। और इसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी फ्रीजिंग पॉइंट की, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ FP, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। देन BP, नॉट ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिविजन्स, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डिविजन्स। तो सबसे पहला स्केल देखिए, फर्स्ट स्केल आई एम डिस्कसिंग विद यू, दैट इज सेल्सियस स्केल, या आप इसको सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। सॉरी, आई हैव रिटन समथिंग एल्स, इट इज सेल्सियस, यस, दिस इज द स्पेलिंग, सेल्सियस स्केल, और आप बोल सकते हैं सेंटीग्रेड स्केल। देखिए सेल्सियस स्केल किसने बनाया, एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस ने बनाया, और कब बनाया था, 1741 में, 1741 में इसको इसने इन्वेंट किया। बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। डिविजन्स माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। एक स्केल हमने बनाया, इस स्केल पर यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितने डिविजन्स होंगे, 100 डिविजन्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा करते करते 100। तो इसको माइनस करते ही आपके पास डिवीजन आ जाएंगे। 100 माइनस 0, दैट इज देर आर 100 डिविजन्स ऑन द स्केल। तो ये है 100 डिविजन्स स्केल के ऊपर। सेकंड देखिए, सेकंड स्केल के बारे में सुनिए। सेकंड स्केल हम लोग बात करते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, ये किसने बनाया, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहीट। ओके, कब इन्वेंट किया गया, इसको इन्वेंट किया गया था 1724 में, 1724 में। और फ़ारेनहाइट स्केल पर freezing point of water 32 degree Fahrenheit and boiling point of water it is 212 degree Fahrenheit, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिग्री सिंबल के यूज किए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, डिफरेंस कितना आएगा, डिविजन्स कितने होंगे। ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है, इसमें सबसे पहला जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और सबसे ऊपर लिखा हुआ है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने डिविजन्स होंगे, 180 डिविजन्स। 212 minus 32, 212 minus 32. So this scale is having 180 divisions. 180 divisions. Next is
केल्विन स्केल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कौन से स्केल की, केल्विन स्केल की। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। इसका नाम है केल्विन टेम्परेचर स्केल, या आप इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, दोनों नाम से इसको बोला जा सकता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलेंगे तो मतलब कौन से स्केल की बात कर रहे हैं, केल्विन स्केल की बात कर रहे हैं, और इनका पूरा नाम है लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लॉर्ड केल्विन। पूरा नाम सुन लीजिए, क्या है, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। कब इन्वेंट किया गया, इसका एग्जैक्ट नहीं पता, अप्रोक्सीमेट 1800 के बाद ही इसको इन्वेंट किया गया, लगभग 1800 के आसपास इसको इन्वेंट किया गया था। और अगर आप ऐसा, या मैं इसकी वजह ये लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट 1848 के आसपास इसको इन्वेंट किया गया था। लॉर्ड केल्विन ने इसको बनाया था, एग्जैक्ट ईयर इसका ध्यान नहीं है क्योंकि उस समय पर साइंटिफिक पेपर इन्होंने शायद नहीं दिया था। नेक्स्ट, freezing point is 273.15 Kelvin and boiling point is 373.15 Kelvin, and difference is 100. 373 minus 273, the number of divisions are 100. तो इस स्केल पर भी कितने डिविजन्स होंगे, 273 होगा, फिर 274, 275, ऐसा करते करते 373 तक होगा, 100 डिविजन्स होंगे इसमें भी। और इसका सिंबल क्या है, के, केल्विन से लिखा जाएगा इसको के से। इसमें डिग्री नहीं लगाया हमने केल्विन स्केल में, इसमें हमने डिग्री वर्ड यूज नहीं किया केल्विन स्केल में। अब लास्ट स्केल देखिए, र्यूमर स्केल। र्यूमर, REAUMER, र्यूमर टेम्परेचर स्केल। तो इसको र्यूमर ने बनाया था, पूरा नाम है रेने एंटोनी फ्रैकोल्ड डी र्यूमर। काफी बड़ा नाम है तो मैं इसको सिर्फ क्या लिखने वाला हूँ, र्यूमर ही लिखने वाला हूँ, र्यूमर। और कब बनाया, 1730 में। और इस स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री र्यूमर और बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री र्यूमर। और डिविजन्स कितने हैं, 80, माइनस कर देंगे 80 माइनस 0, सो दीज आर द डिग्री। तो ये 4 टेम्परेचर स्केल्स हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके, अब सुनिए डिग्री वर्ड क्यों नहीं यूज किया केल्विन के साथ, और यहाँ पर डिग्री क्यों लगा रखे। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस बोलता हूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस का क्या ये मीनिंग है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है, पार्टिकल्स रुक चुके हैं, रेस्ट में आ चुके हैं। 0 किसको बताता है, 0 बताता है बिल्कुल उसकी वेलोसिटी कम हो गई है, वो रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखता, अगर मैं ये लिखता 0 सेल्सियस, तो ये गलत होता। ये गलत क्यों होता, क्योंकि 0 सेल्सियस का तो मतलब होगा कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो चुकी है, वो पार्टिकल्स तो रुक चुके हैं। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर तो ऐसा नहीं होता, पार्टिकल्स कितने टेम्परेचर पर रुक जाते हैं, तो आंसर है 0 केल्विन पर। कितने टेम्परेचर पर रुक जाते हैं, 0 केल्विन पर, या आप ये बोल सकते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री सेल्सियस पर पार्टिकल्स स्टेशनरी हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और इसको 0 केल्विन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 0 केल्विन, 0 एंड केल्विन। सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोला जाता है। तो अगर मैं 0 सेल्सियस लिखता तो ये तो गलत हो जाता, ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि 0 सेल्सियस का मतलब होता कि पार्टिकल स्टेशनरी हो चुके हैं, लेकिन 0 सेल्सियस पर तो पार्टिकल स्टेशनरी नहीं होते हैं। पार्टिकल स्टेशनरी होते हैं इस सेल्सियस पर, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का सबसे कम टेम्परेचर है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसका क्या नाम रखा गया, 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो अगर मैं 0 केल्विन लिखता हूं वो सही है, तो अगर मैं 0 केल्विन लिखता हूं तो वो एकदम करेक्ट है। 0 केल्विन का मतलब है कि पार्टिकल्स रुक चुके हैं, पार्टिकल्स की वेलोसिटी 0 हो चुकी है।
तो डिग्री का मीनिंग है चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर डिग्री क्यों लगा रहे हैं? डिग्री का मीनिंग है चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि टेम्परेचर चेंज होने के बाद ये हो चुका है, कि टेम्परेचर चेंज होने के बाद इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद ये टेम्परेचर हो चुका है। तो ये एग्जैक्ट 0 वैल्यू को नहीं बताता। डिग्री वर्ड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 वैल्यू को नहीं बताता। एग्जैक्ट 0 वैल्यू को कौन बताएगा? 0 केल्विन। ये बोलेगा, ये टेम्परेचर बताएगा हमें कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है, पार्टिकल्स रुक चुके हैं। ओके, ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर नहीं थी क्योंकि कोई भी आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर। जनरली आप डिस्कस कर सकते हैं दूसरों के साथ कि हाँ डिग्री सेल्सियस, डिग्री यहाँ पर डिग्री क्यों लगाते हैं, केल्विन स्केल में डिग्री क्यों नहीं यूज करते, तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। सो दिस इज द कंप्लीट टेबल, और ये हमारे स्केल्स हैं, 4 स्केल्स हैं। अब इन स्केल्स को हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे। इन स्केल्स को हम लोग क्या करना चाहेंगे? स्केल्स को नहीं, रीडिंग को कन्वर्ट करना चाहेंगे। जो भी रीडिंग है, मान लीजिए मैंने सेल्सियस स्केल पे कोई रीडिंग ली, मैंने सेल्सियस स्केल पर एक रीडिंग ली 27 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास एक थर्मोमीटर था, उस थर्मोमीटर ने मुझे बताया कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको बोला कि मुझे इसको केल्विन में लिखना है, क्योंकि टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है। जो भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे वो केल्विन में सॉल्व किए जाएंगे। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो, फ़ारेनहाइट में हो, र्यूमर में हो, अल्टीमेटली आपको लास्ट में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस किस में सॉल्व किए जाएंगे? एसआई यूनिट्स में सॉल्व किए जाएंगे। तो मेरे पास तो सेल्सियस स्केल अवेलेबल था, तो मैंने इससे टेम्परेचर मेजर कर लिया, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया। अब मुझे इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर अभी एक जनरल फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। उस फॉर्मूला का यूज करके फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, या र्यूमर के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जनरल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले यहां पर लिखा जाता है टेम्परेचर इन सेल्सियस, फिर लिखा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? सेल्सियस स्केल पर 0। ये लिखे हुए देखो, फॉर्मूला बनाने का तरीका देख लो। फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए फॉर्मूला में, बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला के अंदर, और किसकी रिक्वायरमेंट है? डिविजन्स की रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला में। तो क्या फॉर्मूला है? टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय डिविजन। कितने डिविजन हैं? 100 इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है फ़ारेनहाइट में? 32। तो यहाँ लिखेंगे 32 डिवाइड बाय डिविजन, डिविजन आर 180। तो ये फॉर्मूला बन गया। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस कितना होता है? देख लो क्या लिखा हुआ है, 273.15। तो या आप इसको 273 लिख सकते हैं, 0.15 लगाना जरूरी नहीं है। जनरल कैलकुलेशन में ऐसा किया जा सकता है। 273 0.15 लगा रहे हो तो लगा भी सकते हो, ठीक है लगा देते हैं। डिवाइड बाय डिविजन्स, डिविजन्स कितने हैं? 273, 373। नंबर ऑफ डिविजन्स आर 100, नंबर ऑफ डिविजन्स आर 100। लास्ट वन र्यूमर स्केल, लास्ट वन इज र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल में देखिए क्या लिखेंगे? टेम्परेचर इन र्यूमर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0, डिविजन्स 80। डिविजन्स कितने? 80। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बना। इस रिलेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर को किसी दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी टेम्परेचर को किसी दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए। अभी देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं कन्वर्ट करना चाहता था किसको? ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। आई वांट टू कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? ऑन केल्विन स्केल। ये टेम्परेचर आपको केल्विन स्केल पे बताना है। तो मैं कौन कौन सा रिलेशन यूज करूंगा? एक तो डिग्री सेल्सियस वाला, दूसरा रिलेशन कौन सा यूज करूंगा? केल्विन स्केल वाला। तो ये दो रिलेशन मैं उठाऊंगा और इन दोनों से मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। तो यहाँ लिखूंगा टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल 0 डिवाइड बाय 100
and temperature on Kelvin scale minus 273.15 Kelvin divide by 273.15 divide by 100. अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो रहे हैं और ये Tc माइनस 0 क्या रह जाएगा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन माइनस 273.15. ये फॉर्मूला बना इसका. अब वैल्यू पुट कर दो. आपको कौन से स्केल की वैल्यू दी गई है, सेल्सियस स्केल की वैल्यू दी गई है, तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, सेल्सियस स्केल की वैल्यू दी गई है तो मतलब आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस गिवन है, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज गिवन, तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 27. सो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 27 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15. ये माइनस 273.15 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन. तो यहाँ पर 27 था ऑलरेडी, 273.15 इधर आया क्योंकि तो इसके साथ ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी 300.15 केल्विन. तो देख लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 300.15 केल्विन में कन्वर्ट कर दिया. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग किसी भी टेम्परेचर को किसी दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे. ये क्वेश्चन नोट कीजिए स्टूडेंट्स and raise your hands if you have taken the screenshot or you have noted down this question. Okay, very good. देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा, क्योंकि आपने अभी जनरल क्वेश्चंस नहीं किए. जनरल क्वेश्चंस क्या होंगे, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए. तो ये एक क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिए. 37 डिग्री सेल्सियस आपको फ़ारेनहाइट में बताना है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और इसी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको केल्विन में भी कन्वर्ट करना है, और इसी टेम्परेचर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ह्यूमर में भी कन्वर्ट करना है. तो 37 डिग्री सेल्सियस को कल हम डिस्कस करेंगे कि फ़ारेनहाइट स्केल में कितना टेम्परेचर होगा, केल्विन स्केल पर कितना होगा और ह्यूमर स्केल पर कितना टेम्परेचर होगा. तो एक ये सॉल्व करना है आपको, और एक ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है आपके. At what temperature, if any, do the following pairs of scales give the same reading? कौन से टेम्परेचर पर ये स्केल सेम रीडिंग देंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों स्केल हैं, दोनों की कौन सी रीडिंग सेम होगी, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल है, दोनों स्केल्स की कौन सी रीडिंग सेम होगी, किस टेम्परेचर पे सेम होगी रीडिंग. ओके, तो कल इन दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. बाय बाय, सी यू.